अगर हम फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए गए एचएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट को देखें तो होमोजीनियस इक्वेशन के रिलेटेड जो कि एक्सरसाइज 6.2 बनती है, हमारे पास टू डिफरेंट टाइप के डोमेन्स हैं। हमारे पास फॉर्मेटिव डोमेन भी है, और फॉर्मेटिव डोमेन में आपने क्या चेक करना है एक्चुअली, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकग्नाइज करना है इन टू वेरिएबल्स में अगर ये गिवन होता है। एंड चूंकि ये फॉर्मेटिव डोमेन है और इसलिए ये यहाँ मेंशन किया गया कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आप सेकंड एसएलओ स्टेटमेंट को देखें तो इसमें मेंशन है कि आप से क्या पूछा जा सकता है, यस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम, और ये अंडरस्टैंडिंग के सीएलओ से है। मीन ये नॉलेज के बाद सेकंड जो लेवल हो सकता है आप उसे अंडरस्टैंडिंग का लेवल बोलते हैं, और ये समेटिव डोमेन है। एक्सरसाइज 6.2 का ये पार्ट है, और इसमें आपसे क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। तो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जो एक्यूट एंगल होंगे उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को देखना है और उनके बीच में एंगल्स के कॉन्सेप्ट को देखना है। नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड टॉपिक है वो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सच एज एविएशन, टू ट्रैक स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट, और इस तरह की चीजें। ये भी समेटिव डोमेन है, बट ये 6.3 में आता है, और ये सीएलओ आप कह सकते हैं कि सीएलओ एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो 6.3 भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या है सेकंड डिग्री की इन टू वेरिएबल। बट ऑब्वियसली इस तरह का क्वेश्चन आपसे आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, सो मैं जल्दी से उसको डिफाइन कर लेता हूँ। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देखी होगी, तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है जिसमें ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज एक्चुअली सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। ओके, वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल हमने क्या चूज किया हुआ है, यस वो वेरिएबल हमने एक्स चूज किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप एक वेरिएबल के बजाय दो वेरिएबल एज्यूम कर लें, एक्स वेरिएबल भी एंड वाई वेरिएबल भी, सो इस तरह की जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आप एज्यूम कर सकते हैं वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो देख लें, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल भी है, जैसे वाई है, तो उसका भी कोई टर्म हो सकती है इन जनरल। ओके, और इसी तरह से इनकी नेक्स्ट टर्म भी हो सकते हैं, तो एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। यस, ये तीनों सेकंड डिग्री की टर्म है, तो आप इसको कह सकते हैं कि लेट्स से दिस इज ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप बी कह लें। एक्स वाई के कोफिशिएंट को नॉर्मली 2h के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म है। सो ये तीनों टर्म्स एक्चुअली सेकंड डिग्री की टर्म्स आ गई, और इसी तरह से अब आपके पास फर्स्ट डिग्री की टर्म्स भी आ सकती हैं, मीन वेरिएबल पावर एक्स की पावर 1, और इसी तरह वेरिएबल वाई की पावर 1। इसके साथ जो नॉर्मली कोफिशिएंट होता है उसे हम 2g लिखते हैं। ओके, और h का जो कोफिशिएंट होता है उसे नॉर्मली 2f लिखा जाता है, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको c के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इक्वल टू 0। यस, दिस इज एक्चुअली जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, और वो वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल x है और वेरिएबल y है। इस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। अगर तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन आपको याद होगा, हमने चैप्टर 4 में जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे थे तो तब हमने होमोजीनियस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है
होमोजीनियस फंक्शन की। और होमोजीनियस फंक्शन के लिए शॉर्टकट मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हर एक टर्म की डिग्री सेम है। तो अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन बन सकती है, और वो ऑप्शन क्या बन सकती है कि आप फर्स्ट डिग्री की दोनों टर्म कंसिडर कर लें, लेट्स से यही। ओके, सो अगर आप इन दोनों टर्म्स को कंसिडर करके एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, तो सपोज आप 2g को कैपिटल ए कह लेते हैं, सो कैपिटल ए एक्स, एंड इसी तरह से 2f को आप कैपिटल बी कह लेते हैं, तो सो बी वाई। यस, अब ये देख लें तो इसमें आपके पास दोनों की पावर 1 है। अगर आप इसको जीरो इक्वल एज्यूम कर लेंगे, तो दिस इज एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। मैं इसको आगे फर्दर जनरल नोटेशन में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं। ओके, बट अगर आप लेट्स से फर्स्ट 3 टर्म्स कंसिडर कर लें, जिसमें हर एक टर्म की डिग्री 2 है। इसकी डिग्री देख लें तो ये भी 2 है, इसकी भी डिग्री देख लें तो ये भी 2 है, और अगर इन दोनों को भी देख लें तो इसकी भी डिग्री 2 बनती है। यस, अगर आप इसको जीरो के इक्वल एज्यूम कर लें, तो आप इसे कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और इसमें क्या होगा, आपने सिंपली ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2hxy एंड प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एज्यूम किया है। होमोजीनियस किस बेस पे बोलते हैं? ये होमोजीनियस एग्जैक्टली वही है, किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बोलते हैं। अगर आप इसमें x को dx के साथ एंड y को dy के साथ रिप्लेस करें, तो ये एक्चुअली p पावर n ऑफ f ऑफ एक्स वाई आपके पास दोबारा मिल जाए। तो इस केस में आप इसे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बोलते हैं। ओके, सो सेकंड डिग्री का क्या मतलब हुआ, आप लेट्स से यहाँ देख लें तो f ऑफ एक्स वाई जो है, तो मेरे पास इस वक्त ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर है। सो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली इधर x की जगह पे tx पुट कर लूंगा एंड y की जगह पे ty पुट कर लूंगा। तो ऑब्वियसली इस केस में देखें तो a एंड t स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2h x की जगह पे tx और y की जगह पे ty एंड देन प्लस b एंड ty स्क्वायर। अब इन सब में से देखें तो t स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, और एग्जैक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस बी वाई स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स वाई आ जाता है। तो इस बेस पे मैं इसे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री कह सकता हूँ। तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। और अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 को आप जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, तो इस बेस पे आप इसे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कह लेंगे। इसमें से कोई भी बात आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको देख लें। सो नेक्स्ट, अब आप का एक्चुअली इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या पॉइंट क्या है इस सारी डिस्कशन का। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, इन वेरिएबल x एंड y। इसी तरह ये बाकी सारी भी देखें तो ये भी एक्जैक्टली 2 वेरिएबल में होमोजीनियस इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, और हर टर्म की डिग्री यहाँ पे 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखें तो आपके पास एक टर्म डिग्री 2 की होती है, एंड देन फिर एक टर्म डिग्री 1 की होती है, एंड एक कांस्टेंट टर्म भी होती है। इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास हर टर्म डिग्री 2 की है। ओके, इसमें से कोई टर्म मिसिंग भी हो सकती है, जैसे यहाँ देखें तो ये लास्ट वाला वाई स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो ओके ये पॉसिबल है, बिकॉज आप इस केस में कह सकते हैं कि बी 0 है, बिकॉज जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
और इसी तरह से बाकी इक्वेशंस में देखें तो वो सभी टर्म है। अब पॉइंट ये है कि होमोजीनियस इक्वेशन हो तो ये एक्चुअली पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि पेयर ऑफ लाइंस का क्या मतलब है। होमोजीनियस इक्वेशन एक्चुअली दो लाइंस की इक्वेशन के प्रोडक्ट के इक्वल बनती है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। और वो लाइंस एक्चुअली पर्टिकुलरली ओरिजिन में से भी पास कर रही होती हैं। सो आपने एक्चुअली क्या करना है कि वही दो लाइंस इस सभी क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देख लें स्टेटमेंट, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इक्वेशन। यस, इसे जॉइंट इक्वेशन बोल रहे हैं। ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इसे जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं। और हमने इसमें से लाइंस की इक्वेशन को फाइंड करना है। सो स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप इसमें जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है उसके साथ आप इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। मुझे इसे दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक बुक में फैक्टराइजेशन अप्रोच यूज की गई है, बट मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मोस्ट जनरल एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। सो आप उसको यूज कर सकते हैं इसमें इजीली सॉल्व करने के लिए। टारगेट क्या होगा हमारा? एक्चुअली हमने इस जो भी जॉइंट इक्वेशन है उसको लाइन 1 एंड इनटू लाइन 2 इक्वेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। और लाइन 1 का क्या मतलब है? आपने इसे लीनियर फंक्शन, तो y और इसके साथ भी कुछ होगा और इसी तरह से x और इसका भी कोई कोफिशिएंट होगा, तो इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ओके, y एंड फिर अगेन इनके कोई कोफिशिएंट हो सकता है। सो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्चुअली लिखना है। सो वो लाइंस एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी है। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल फर्स्ट की ही बात कर लेते हैं, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5xy एंड प्लस 6y² है और इक्वल टू 0 है। पहले स्टेप में आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड कर लें। तो इससे क्या होगा आप देख लें। मैं अगर थ्रू आउट एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करूं इसको, तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, या ऑन बोथ साइड, या आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द इक्वेशन। तो उस केस में ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 5y डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो 6 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि ये जो y डिवाइडेड बाय x आया इसे आप सपोज कर लें दिस इज इक्वल टू z। सो यस, z इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो दो वेरिएबल में इक्वेशन थी ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 6z² एंड प्लस 5z एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। यस, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सिंगल वेरिएबल में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सो हम जी के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से जी की वैल्यू क्या आएगी? -b, सो -5 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 एंड -4 इंटू ए की वैल्यू 6 है एंड सी की वैल्यू 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो यस, ये आपके पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो -5 एंड प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 12। जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। एक पॉजिटिव वाला साइन वाला अगर केस कंसिडर करें, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, और दूसरा जो आपके पास z इक्वल आ जाएगा -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको फर्दर भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो राइट साइड पे मेरे पास देखें तो सिचुएशन -4 डिवाइडेड बाई 12 बनेगी और मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप दूसरे को देखें तो यहाँ पे आपके पास -6 डिवाइडेड बाई 12 होगी और मैं इसको डिवाइड करूँ तो -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा।
अब z लास्ट स्टेप में हमारा सपोज्ड वेरिएबल था, सो z को मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, तो z इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, और वो जो x डिवीजन में था उसको मैं यहाँ राइट साइड पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी z y डिवाइडेड बाई x था और x को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, सो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएंगे। अब यहाँ देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो एक्चुअली ये है, दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन 2, तो ये लाइन 2 है, और जो आपकी मेन इक्वेशन थी वो एक्चुअली इन लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट कर रही थी। और आप कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे स्टेम को इधर शिफ्ट कर लें 3 को और x को भी इधर शिफ्ट कर लें, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x, बिकॉज x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड प्लस 3y इक्वल टू 0, एंड अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर लें और अगेन x को भी इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो x एंड माइन प्लस 2y इक्वल टू 0। अब आप देखें तो जो ज्वाइंट इक्वेशन है उसको लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लाइन। ओके, सो आपके पास एक ये लाइन होगी और इक्वल टू 0 है, और एक ये लाइन होगी, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। जैसे फैक्टर्स को आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो एग्जैक्टली यस, दिस इज एक्चुअली द लाइन 1 एंड दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ लाइन 2, और इसको अगर देखें तो ये जो गिवन क्वेश्चन था ये उसी के ही इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy एंड प्लस 6y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5xy एंड प्लस 6y स्क्वायर। कैसे देख ले, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2xy आ जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3xy दोनों ऐड होकर 5xy बन जाएंगे एंड 3y, और इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। सो दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन दोनों लाइन्स को देखें तो लाइन की अगर आप इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, और इसमें m क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ लाइन, एंड c क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चैप्टर 1 में वो डिटेल में हमने डिस्कशन की है लाइंस की इक्वेशन पे कि ये लाइन एक्चुअली y एक्सिस को कहाँ पे कट करनी है। इन दोनों इक्वेशन में देखें तो c 0 है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म नजर नहीं आ रही और इधर भी कांस्टेंट टर्म नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये लाइन भी ओरिजिन में से पास कर रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये लाइन भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सो आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है इन वेरिएबल 2, दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ टू लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आप उन लाइंस को बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्दर उन लाइंस का स्लोप क्या है, सो y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करें, जब y को सेपरेट करें x का जो कोफिशिएंट होगा ये स्लोप होगा, सो दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सो आप बड़ी इजीली एक्चुअली इनको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो अब यहाँ पे आप इवन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप x कॉमन ले लें तो क्वेश्चन नंबर 3 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपने एक्चुअली वो पेयर फाइंड करना है जिनकी प्रोडक्ट में की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6xy इक्वल टू 0 है। तो यस, इसमें से आप इनके फैक्टर बड़ी इजीली बना सकते हैं। सो x कॉमन ले लें तो x प्लस 6y आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इक्वल टू 0, दिस इज वन लाइन, दिस इज लाइन 1, और दूसरी इक्वेशन आपके पास x प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्चुअली लाइन 2। ओके, अब इसको देखें x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ये वर्टिकल लाइन है, y वाली टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन है, तो दिस इज वर्टिकल लाइन, तो दिस इज y एक्सिस।
ओके, अब इसको देखें तो ये भी एक लाइन है, y इक्वल टू -1/6 x लिख सकते हैं आप इसको। इसका स्लोप एक्चुअली आपके पास है -1/6 है, तो दिस इज एक्चुअली स्लोप m2 कह सकते हैं, और ये -1/6 है। वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिट होता है, और देख लें ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन है। ऐसी कौन सी लाइन है जहाँ x 0 होता है? तो ऑब्वियसली वो वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपका x 0 होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन एक्चुअली x इक्वल टू 0 होगी। सो आप बड़ी इजीली इस केस में भी पेयर ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सिंपल है। तो यस, 5 देख लेते हैं, और 5 को फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड बताया वो मोस्ट पावरफुल मेथड है किसी भी तरह की इक्वेशंस को। वो रियल लाइन है या इमेजिनरी लाइन है, आप बड़ी इजीली इनको वेरीफाई कर सकते हैं। जी, सो रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो देख लें, अब इसमें इसको हम फैक्टराइजेशन टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सो 5x², अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए कि ये फैक्टर बन जाए? सो मैं इसको लिख सकता हूँ 5xy एंड माइनस एंड 2xy एंड -2y² इक्वल टू 0। ये वही मिड टर्म ब्रेक वाली अप्रोच है। यहाँ पे देख लें तो इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट -2 है। सो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। सो 10 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप ऐड करें तो 3 आ गए, ये मिडल वाली टर्म आ गई। एग्जैक्टली वही लॉजिक। सो 10 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू -1, -10 लाना है, सो -10 इंटू 1, एंड दूसरा फैक्टर हो सकता है 2 एंड -5 एंड 5 एंड -2। सो यस, ये वाला हमारे लिए सुटेबल था बिकॉज इससे में टर्म ब्रेक हो जाती है। सो अब आप क्या करेंगे, 5x फर्स्ट से कॉमन ले लें, सो x एंड प्लस y आ जाएगा, और इसी तरह 2y आप सेकंड से कॉमन ले लें, तो यहाँ से भी x एंड प्लस y आ जाएगा। अब x प्लस वाई दोनों में फिर से है, सो ये फिर से कॉमन लिया जा सकता है। तो इसको जब आप कॉमन लेंगे तो इधर से 5x आ जाएगा, और यहाँ से 2y आ जाएगा एंड इक्वल टू 0। अब दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी एक लाइन आ जाएगी, दिस इज लाइन 1, एंड दूसरी लाइन भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और वो क्या बनेगी, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये भी ओरिजिन से पास कर रही है बिकॉज कांस्टेंट 0 है, ये भी ओरिजिन से पास कर रही है बिकॉज कांस्टेंट 0 है। स्लोप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो y इक्वल टू -x, सो इसका स्लोप -1 है, तो स्लोप इक्वल टू -1। अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो y को सेपरेट कर लें, तो 5 डिवाइडेड बाई 2x, तो इसका स्लोप एक्चुअली 5/2 है। तो यस, इस तरह से आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इस पार्ट पे बहुत आसान है। यस, नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में क्या गिवन है? सो फाइंड मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। यस, स्मॉलेस्ट एंगल को आप एक्यूट बोल रहे होते हैं। तो यस, यहाँ देख लें, सो दो लाइंस हैं जो कि किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसमें एक एंगल ऑब्वियसली उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है और एक की वैल्यू लार्जेस्ट है। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसे आप एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आपने एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉलोइंग इक्वेशन। सो ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हैं सभी पार्ट में। देख लें, x² माइनस y², तो दोनों की डिग्री 2 है, होमोजीनियस है। इधर भी दोनों की डिग्री 2 है, होमोजीनियस, एंड बाकी सब भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने ये करना है कि उन लाइंस के बीच में जो कि एक्चुअली इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है, उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो फाइंड करना है। तो दो डिफरेंट अप्रोच हैं, उन दोनों को डिस्कस किया जा सकता है। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट किस तरह से है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस एक्सरसाइज में बाकी हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल कोइंसिडेंट और रियल डिस्टिंक्ट आर इमेजिनरी। यस, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है।
और फोर्थ पार्ट में देखें तो शो दैट एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इज राइट एंगल। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, आपने जस्ट इसमें ये प्रूव करना है कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो ऑब्वियसली उसी तरह से एंगल फाइंड करेंगे और उसको 90 प्रूव कर लेंगे, या किसी और मेथड से भी हम देख सकते हैं। तो लास्ट पार्ट देख लें, यस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये क्या है, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइन। तो यस, ये आपको एक ज्वाइंट इक्वेशन गिवन है, इसी तरह की एक और ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, बट वो ज्वाइंट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इन एक पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर होने चाहिए उस ज्वाइंट इक्वेशन से जो इक्वेशन बनेंगे। तो यस, वो ज्वाइंट इक्वेशन कैसी होगी उसको भी हमने देखना है। तो ये एक्सरसाइज की एक ओवरव्यू है। अब मैं एंगल वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा से भी उसको बड़ी इजीली देखा जा सकता है। सो अभी मैं जो डिस्कशन करूंगा, अगेन आपको डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट वो फार्मूला कैसे आता है मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, एंड इसी से ही जो डिस्कशन होगी इसी से ही हम रियल एंड इमेजिनरी लाइंस के भी डिस्कशन को देख लेंगे। सो यस, मैं जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। सो ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2hxy एंड प्लस by square equal to 0. Yes, this is actually a second degree homogeneous equation into variable x and y. So अब आप क्या कर सकते हैं, इस जनरल इक्वेशन को आप कैसे डील कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। इससे मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा एंड फिर मैं इससे पेयर ऑफ इक्वेशन देखूंगा कि उनकी जनरल फॉर्म क्या बनती है। तो सिंपली हम थ्रू आउट एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेंगे, और इस केस में आपके पास सिचुएशन या राइट साइड पे जीरो को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी बी इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स और होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस एक एक्स कट जाएगा, सो 2h एंड वाई डिवाइडेड बाई एक्स एंड प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हम इस y डिवाइडेड बाय x को z एज्यूम कर सकते हैं। सो सपोज z इज y डिवाइडेड बाय x। ओके, सो इस केस में ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, b z स्क्वायर एंड प्लस 2hz एंड प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इससे पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड करें, तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर g। तो हम लिख लेते हैं सॉल्विंग फॉर z। सो इस केस में v की वैल्यू क्या आएगी वो देख लें। सो माइनस बी, सो माइनस 2h एंड प्लस माइनस b स्क्वायर मीन 4h स्क्वायर माइनस 4 एंड a, यस ये a आएगा, सॉरी a स्क्वायर नहीं है, आप इसको a कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी a है। सो 4a और a की वैल्यू इस वक्त b है एंड इनटू c जो कि a है एंड होल डिवाइडेड बाय 2 एंड a, और a की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखें तो वो b है। यस, अब आप इसको भी फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कॉमन लिया जा सकता है। सो यहाँ से आप g इक्वल टू माइनस यस 2b इवन कॉमन लिया जा सकता है, पहले आप 4 कॉमन ले लेंगे अंडर रूट से, ओके, और फिर उसमें से फर्दर 2 कॉमन ले लेंगे और उस 2 को इस डिनोमिनेटर वाले 2 से बैलेंस किया जा सकता है। कैसे देख लें, 2h आएगा और प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे जो कि अंडर रूट कैंसिल आउट होने के बाद 2 बच जाएगा और इधर h स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। मैं बी ए को रीअरेंज करके ए बी लिख लेता हूँ एंड होल डिवाइडेड बाय 2b। सो अब 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो यहाँ से आ जाएगा h एंड प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय b। सो यस, ये आपके पास z की वैल्यू आई है। अब अगर z को बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या बनेगी। सो y इक्वल टू एक इक्वेशन आएगी माइनस h एंड प्लस माइनस और h स्क्वायर एंड माइनस ए बी
एंड होल डिवाइडेड बाय बी। ये प्लस साइन के साथ हमें अज्यूम करना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन इज विद प्लस साइन, ओके, और इसके साथ ऑब्वियसली x आ जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, y इक्वल टू यस माइनस एच एंड माइनस एच स्क्वायर एंड माइनस ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इधर बीच में नेगेटिव साइन है और इधर बीच में पॉजिटिव साइन है, इस प्लस माइनस की दो ऑप्शन लेंगे। सो यस, दिस इज एक्चुअली द पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशंस एक्चुअली वो ये दो बनती है। जनरल इक्वेशन के लिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से दो तरह की डिस्कशन हो सकती है। वो ये है कि देख लें आपके पास ये दोनों लाइन इक्वल कब होंगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये एक्चुअली इक्वल टू 0 आ जाए। तो उस केस में तो ये फैक्टर जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएंगी, सिमिलर लाइन आ जाएंगी। ये दोनों लाइन की इक्वेशन एक ही बनेगी, बिकॉज एक से भी यही आएगा h डिवाइडेड बाय बी एक्स और दूसरी से भी एग्जैक्टली यही आएगा। सो सिंगल इक्वेशन होंगी। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था मैं उस पर दोबारा जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो डिस्टिंक्ट इक्वेशन नहीं होगी बट सिंगल लाइन होगी। ओके, बट अगर लेट्स से इसमें से आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ जाता है, तो उसके इसमें देख लें ये दोनों टर्म्स कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी बिकॉज अंडर रूट पे नेगेटिव आएगा। सो दिस इंप्लाइज इमेजिनरी लाइंस। सो इस केस में ये इमेजिनरी लाइंस होंगी, ओके। और आपको इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया। रियल और डिस्टिंक्ट लाइन कब होंगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ये पॉजिटिव हो, और इस केस में जब ये पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली इसका कोई अंडर रूट आप कैलकुलेट कर सकेंगे और वो रियल नंबर आएगा। तो इस केस में आपके पास ये दो लाइंस डिफरेंट होंगी। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन होंगी, पेयर ऑफ लाइन होगा, ओके। सो ये आपसे एक्चुअली एक क्राइटेरिया आपको मिल गया जो कि आपको ये सजेस्ट करता है। फर्दर अब अगर इनके बीच में आप एंगल की बात करें तो फर्स्ट लाइन का स्लोप ये है x का कोफिशिएंट, तो दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सो अब आप एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है स्लोप का और एंगल का क्या लिंक है। तो सपोज आपके पास ये दो लाइंस हैं और इनके बीच में आप ये एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेट्स से दिस इज एक्चुअली थीटा एंगल, और आप स्लोप के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि जो स्लोप होता है लाइन का वो एक्चुअली टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस के इक्वल होता है। सो लेट्स से ये एंगल थीटा है, थीटा 1 है, लेट्स से ये लाइन 1 है, तो इसका एंगल थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और इसका एंगल लेट्स से थीटा 2 है। सो आप स्लोप की अगर बात करें तो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वो एक्चुअली टेंजेंट ऑफ थीटा 1 होगा। इसी तरह जो सेकंड लाइन का स्लोप होगा वो भी एक्चुअली टेंजेंट ऑफ थीटा 2 होगा। यस, अगर आप थीटा की बात करें तो एक्चुअली थीटा 1 एंड थीटा 2 का डिफरेंस है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं the angle between line 1 and line 2 अगर वो देखें तो वो एक्चुअली थीटा के इक्वल है, और ये एक्चुअली है क्या इस लैंग्वेज में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना है ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। सो आप एक्चुअली थीटा 2 माइनस थीटा 1 में इंटरेस्टेड है और स्लोप के साथ आप लिंक कर सकते हैं। सो अब पॉइंट ये है कि ये डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं स्लोप की हेल्प ले सकता हूँ। तो मैं अगर लेट से लिख लूँ टेंजेंट ऑफ थीटा 2 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा 1, ये टेंजेंट ऑफ थीटा 2 जो है ये m2 के इक्वल है एंड यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा 1 m1 के इक्वल है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा 1 एंड टेंजेंट ऑफ थीटा 2 कर लूं और इधर इसकी वैल्यूज पुट कर लूं। सो 1 प्लस m1 एंड m2
यस, ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो एग्जैक्ट फार्मूला बनेगा ट्रिग्नोमेट्री से, ये मुझे सजेस्ट करता है कि दिस थिंग इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये एक्चुअली m2 माइनस m1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2 के इक्वल आ रहा है। ये वैल्यू थीटा के इक्वल है, यहाँ देख लिया मैंने इसे थीटा एज्यूम किया हुआ है। सो टेंजेंट ऑफ थीटा मीन एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये एक्चुअली m2 एंड माइनस m1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2 के इक्वल है। यस, अब ये जो जनरल इक्वेशन के लिए हमने ये m1 और m2 कैलकुलेट किया है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लें तो ये h वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ओके, सो 2h स्क्वायर माइनस ab एंड डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। ओके, एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सब कुछ अगर कैंसिल आउट करें तो आपके पास ये बनेगी h स्क्वायर माइनस ab एंड डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो यस, ये आपके पास एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है जो कि एंगल बताता है कि दो लाइंस के बीच में जिसकी ज्वाइंट इक्वेशन आपको गिवन है उसके बीच में एक्यूट एंगल आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला की डेरिवेशन की है, आप इसको स्किप करना चाहें तो आप जल्दी से स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि ये फार्मूला एक्चुअली आ रहा है कैसे। ऑब्वियसली ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। तो अब आप सिंपली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस सब डिस्कशन की समरी ये है कि अगर लेट्स से आप एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्यूट एंगल, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो एंगल है बिटवीन टू लाइंस, तो एक्चुअली h स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के इक्वल है। सो इस फार्मूला को यूज कर लेंगे और ये फार्मूला कैसे आया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी और एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस बी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को और इधर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास 1 है एंड b की वैल्यू -1 है और h इस केस में 0 है बिकॉज मिक्स टर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो नाउ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूलाज में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी है। तो यस, h की वैल्यू 0 पुट कर लें और a और b की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें तो यहाँ से आपके पास एग्जैक्टली 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो टॉप से 1 आएगा और बॉटम से 0 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली इन्फिनिट बन रहा है। तो आप इससे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिट एंड दिस थिंग इज एक्चुअली पाई बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री। तो यहाँ पे साथ में लिख लेंगे पाई बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का तो इस तरह से बड़ी इजीली आप एंगल फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से आप सेकंड को भी देख सकते हैं। तो सेकंड में h स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर है। तो इस फार्मूला में पुट करें एंड सिंपली सॉल्व कर लें। ये बहुत सिंपल है, इन क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो फाइंड मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। तो हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है एंड स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है दो लाइंस के बीच में। इनको आप इन इक्वेशंस के थ्रू, ज्वाइंट इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। यहाँ पे दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक ये स्मॉलेस्ट एंगल है और एक ये लार्जेस्ट एंगल है। सो हमने एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है। सो एक्यूट एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑलरेडी फार्मूला देख लिया कि लेट्स से अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, आप इसे थीटा कह लें, तो ये आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वल होगा 2√h स्क्वायर माइनस ए बी एंड होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इस फार्मूला को यूज करते हुए हमने इन डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व करना है। कुछ केसेस यहाँ बनाए जा सकते हैं जब अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, a प्लस बी 0 हो जाए, तो उस केस में डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो इन्फिनिट आ जाएगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिट
देन थीटा इस वक्त आपके पास पाई बाय 2 बनेगा। और दूसरे केस में ये हो सकता है कि ये टॉप वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए भी जीरो हो जाए। इस केस में टेंजेंट थीटा जो है वो जीरो आ जाएगा और थीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा इज जीरो। सो ये दो स्पेशल केसेस थे जिनको साथ में यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हम इसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy एंड प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यस, ये सेकेंड ऑर्डर जनरल होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि एक्चुअली पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन में से पास कर रही है, और उस पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल आप इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यस ए यहाँ से आपके पास 1 आ जाता है, एच जीरो है बिकॉज क्रॉस टर्म प्रोडक्ट वाली टर्म एक्स वाई वाली टर्म मिसिंग है, सो इसका मतलब है एच जीरो है, एंड बी कैलकुलेट करें तो वो -1 आ जाता है। सो अब आप इसी तरह से टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा 2√h स्क्वायर माइनस ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। सो 2 एंड टॉप से देखें तो h स्क्वायर जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू -1 आएगी, सो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। सो टॉप से 1 आ जाएगा, ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 - 1 तो इन्फिनिट बन जाएगा। यस, इन्फिनिट हो तो इस तरह से आपका टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर ले इन्फिनिट पे, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ आप टेंजेंट अप्लाई करें तो आंसर इन्फिनिट आता है, तो बड़ी इजीली आप उसको लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली पाई बाय 2। So this implies that the pair of lines are perpendicular. तो वो परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज उनके बीच में एंगल 90 है। इसी तरह से आप इसका कोई सा भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं इसमें जैसे फिफ्थ पार्ट को देख लूँ तो फिफ्थ पार्ट क्या है, इसमें आपका 5x स्क्वायर माइनस 3xy एंड माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। So this implies a is equal to 5 and 2h equal to -3। yes, ये 2h होता है यहाँ पे, एंड फार्मूला में देखते हैं हम इसे 2h लिखते होते हैं और इस जगह पे इसके साथ यहाँ पे -3 है। एंड लास्टली अगर आप b की वैल्यू कैलकुलेट करें तो b वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं जो कि इस वक्त हमारे पास -2 आ रहा है, तो ये -2 है। अब इस फार्मूला में पुट कर लें तो suppose that theta is acute angle between the lines, तो आप इस तरह से लिखेंगे एंगल between the lines। तो उस केस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 एंड अंडर रूट में आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसलिए फार्मूला है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लें तो 2h की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली -3/2 तो स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, एंड माइनस ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू -2 है एंड होल डिवाइडेड बाय 5 एंड -2। ऐसा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टॉप से 2 आ रहा है और इधर आप एलसीएम ले सकते हैं। सो 10 और ये 49 बन जाएगा टॉप पे और इधर 4 आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देख लें तो ये एक्चुअली 3 बन है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो 7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा बिकॉज ये 2 और ये 2 बैलेंस आउट हो जाएंगे। सो अब आपने थीटा फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7 डिवाइड, तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 68.3 डिग्री आ जाएगी। रेडियन में भी इसका आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि याद रखिएगा कि कैलकुलेटर जब भी आप यूज करेंगे तो आपका मोड प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए। अगर इधर आपके पास टॉप पे रेडियन सेट हुआ है तो ये आंसर रेडियन में देगा, और अगर डिग्री सेट हुआ है तो आपको ये आंसर डिग्री में प्रोवाइड करेंगे। सो डिग्री में आंसर लिख लें और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी किए जा सकते हैं, बहुत सिंपल हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी फार्मूला है। सो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल कोइंसिडेंट नेम।
एक ही रियल लाइन आ रही है, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है। ओके, रियल, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इस तरह के केस में हमारे पास होमोजेनियस अगर सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन हो तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन बनती है। एक ये है कि आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी ये जीरो आ जाए। बस इस केस में दोनों लाइंस सेम आ जाती हैं और हमने डिटेल में डिस्कशन की है, और ये एक्चुअली केस बनेगा रियल एंड कोइंसिडेंट। ओके, तो ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही होंगी। सो ये इस केस में ये सिचुएशन बनेगी। अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाए तो इस वक्त ये इमेजिनरी लाइन होगी, बिकॉज ये क्वांटिटी डिस्क्रिमिनेट की तरह की क्वांटिटी है। जिस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप डिस्क्रिमिनेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली ये उसी तरह की सिचुएशन है। सो इस केस में इमेजिनरी लाइंस होंगी। एंड लास्ट केस ये है कि अगर सपोज ये क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उस वक्त आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी। सो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। आई थिंक सो ये एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है, ताकि इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। सो लेट्स से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, तो इसके लिए ये क्वांटिटी इसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर लें। तो अगर 3 के लिए ए देखें तो ए की वैल्यू 1 है, और इसी तरह से एच देखें तो ये 2h की वैल्यू 1 है, सो h 1/2 होगा। एंड अगर b की वैल्यू देखें तो वो भी 1 आ रही है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरल इक्वेशन के साथ साथ हम एक ड्राइव करते हैं, तो जो जनरल इक्वेशन है वो एक्चुअली ax स्क्वायर एंड प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है। सो यस, ये क्लियर कीजिएगा, ये एक्चुअली एक्स वाई वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट 2h के साथ है, तो इसलिए 2h 1 के इक्वल होगा। सो h की वैल्यू 1/2 होगी। तो अब आप सिंपली कैलकुलेट कर लें एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो h की वैल्यू 1/2 स्क्वायर एंड माइनस a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू भी 1। सो ये 1/4 माइनस 1, तो आंसर देख लें तो नेगेटिव 3/4 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। So this implies that pair of lines are imaginary, because हमारे पास इस केस में ये imaginary quantity बनती है, because हमारे पास इस केस में ये discriminant नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेट्स से फोर्थ पार्ट को देख लें हम। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास a 1 के इक्वल है, एंड यस जो b है वो -9 के इक्वल है, एंड h 0 है। तो अब आप h स्क्वायर माइनस ए बी अगर फाइंड करें, सो 0 स्क्वायर माइनस 1 इंटू -9, तो यहाँ से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, which is greater than 0. So this implies the lines are real and distinct. Okay, so यही आपने बताना था इस क्वेश्चन में। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़ी इजीली इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सिचुएशन गिवन है? शो दैट द एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इज राइट एंगल। सो हमें एंगल को चेक करना है कि एक्चुअली 90 डिग्री एंगल है, और हमें दो इक्वेशंस गिवन है, और हमें रीजन भी बतानी है कि ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से ये एंगल 90 डिग्री है। बहुत सिंपल है, जैसे आपने एक्यूट एंगल कैलकुलेट किया उसी फार्मूला से आप एंगल कैलकुलेट कर लें, और उसको देख लेंगे कि वो 90 बनेगा। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप उससे पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड कर लें और उनके स्लोप्स फाइंड करके उनके प्रोडक्ट को देख लें। सो मैं दोनों मेथड से कर लेता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे फिर आप चूज कर लीजिएगा। सो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5xy एंड माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यस, आप क्या कर सकते हैं, इसमें टेंजेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऊपर लिखेंगे सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन लाइंस, इस तरह से करके लिखेंगे। सो बाय डेफिनेशन दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ab एंड डिवाइडेड बाय a प्लस b। जैसे ये फार्मूला कैसे आया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर से अगर आप a की वैल्यू फाइंड करें तो a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को बोल रहे होते हैं, सो दिस इज 1। इसी तरह से आप h की वैल्यू फाइंड करें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एक्चुअली 2h होता है, तो h एक्चुअली 5/2 आ जाएगा। एंड अगर आप b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू -1 आ जाएगा।
सो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 2 एंड टॉप पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस, ओके माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सो प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है, ओके। तो डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 0 बन रहा है, टॉप पे कुछ भी नंबर हो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो ये इन्फिनिट आ जाएगा। तो यहाँ से आप बड़ी इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा इज एक्चुअली पाई बाई 2 रेडियन या थीटा इज एक्चुअली 90 डिग्री। तो आप इस बेस पे ये कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। सेकंड चॉइस ये है कि आप इससे पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड करें, और वो कैसे फाइंड करते हैं तो आप x से डिवाइड करें और फिर इससे इक्वेशंस बना लें। आप वेक्टर बना के भी कर सकते हैं, ओके। सो 5x y का राइट लेंगे, इसके वेक्टर क्या बनते हैं। अदरवाइज आप पेयर ऑफ इक्वेशन से देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन जो आएंगी उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ए जो है वो एक्चुअली 1 के इक्वल है अगेन, और h जो है वो नेगेटिव टेंजेंट थीटा के इक्वल है। जैसे ये देख लेंगे 2h होता है, सो x y के साथ होगी क्वांटिटी होगी ये 2h के इक्वल होगी। थीटा एक्चुअली अब आपका एंगल एक कांस्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आप उसकी केयर करेंगे। एंड b जो है वो एक्चुअली -1 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी बिकॉज थीटा अपीयर हो चुका है, सो आप एंगल बिटवीन लाइंस को थीटा से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि किसी और नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोई कांस्टेंट नंबर है, तो मैं लिख लेता हूँ लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, ओके। सो अब मेरे पास फार्मूला टेंजेंट ऑफ अल्फा के साथ होगा, सो 2 एंड अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab एंड होल डिवाइडेड बाय a प्लस b। यहाँ देख लें तो ऑब्वियसली a और b दोनों ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में ये दोनों a प्लस b होते हैं, इन दोनों को सम करने से डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। सो टेंजेंट इनफिनिट बन रहा है टेंजेंट अल्फा, सो इसका मतलब हुआ कि अल्फा 90 डिग्री होगा। सो वैल्यूज पुट कर लें चले, सो 2 एंड यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस अब ए बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 - 1। अब टॉप पे देखें तो यस यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और अंडर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद ये सीकेंट थीटा आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 0, so this is actually infinite। अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा अगर इन्फिनिट है तो अल्फा ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसका ये इन्फिनिट वैल्यू मिलती है, तो वो एक्चुअली 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब ये होगा कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये बहुत सिंपल था, आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यस ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, सो हमें इसमें से एक दो पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और फिर इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड अ ज्वाइंट इक्वेशन, सो इसे ज्वाइंट इक्वेशन बोलते हैं, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। इस तरह की इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ऐसी लाइंस हमने तो फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास कर रही हूँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें इस तरह की एक ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगी। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, तो आपको ये करना है कि वो लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से लाइंस फाइंड करनी है, और फिर परपेंडिकुलर के लिए क्या लॉजिक है, अब वो बहुत सिंपल है कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 आ रहा है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप -1 कंसिडर करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमेशा ये रिजल्ट होल्ड कर रहा होता है। सो यस, अब इसी लॉजिक को यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इससे जो पेयर ऑफ इक्वेशन बनती हैं वो फाइंड कर लेंगे। ये ज्वाइंट इक्वेशन है, तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, मैंने
इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दो मेथड हैं, आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन को ही कंसिडर कर लेते हैं, -7xy एंड प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो सपोज, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, ओके, थ्रू आउट। सो x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लें और इसके बाद आप सपोज कर लें कि y डिवाइडेड बाय x जो है वो एक्चुअली z के इक्वल है। तो y डिवाइडेड बाय x इज z। तो इस केस में देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6z स्क्वायर बन जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया हमने, -7, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा और एक z बन जाएगा एंड यहाँ से ये कांस्टेंट 2 के साथ आ जाएगा। अब अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना। सो g इज इक्वल टू 7 एंड प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 एंड -4 एंड a की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू 2 है एंड होल डिवाइडेड बाय 2 into 6। इस अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो v इक्वल टू 7 एंड प्लस माइनस अब 49 और यहाँ पे देखें तो ये 48 बन जाएगा। सो 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 12। तो v इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी g इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। So g equal to 2/3 and second equation हमारे पास आ जाएगी g equal to 1/2। So g तो supposed वेरिएबल है हमारा, so इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। so अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूँ तो y डिवाइडेड बाय x इज 2/3 और y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1/2। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप y फाइंड करें तो वो 2/3x आ जाएगा और यहाँ से y फाइंड करें तो वो 1/2x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है। ये तो वो इक्वेशन है जो कि इसकी ज्वाइंट इक्वेशन। यस, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस को ज्वाइन करनी है। सो ये वो दो इक्वेशन हैं जिनकी ज्वाइंट इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो अब आप इसकी परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करें। लेट्स से इसे लाइन 1 कह दें और ये लेट्स से लाइन 2 है। सो आप इस तरह से लिखेंगे, द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1 हैज स्लोप। जी, अब उसका स्लोप क्या होगा देख लें, तो वो होगा m और वो किसके इक्वल होगा, -1 डिवाइडेड बाय इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप क्या है, वो 2/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 डिवाइडेड बाई 3। सो एक ऐसी रिक्वायर्ड लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप -2 डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए। तभी तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर -1 आएगा। सो यस, ये देख लें, अगर दूसरी लाइन का स्लोप ये ज्यूम करूँ जो इसके परपेंडिकुलर है तो फिर भी आंसर -1 आएगा। सो यस, एक लाइन फिर मेरे पास क्या होगी, और ये भी गिवन है कि वो ओरिजिन से पास कर रही है। सो सी इसका भी 0 होगा। तो वो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, वो 3/2 विद नेगेटिव साइन x होगी। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, सो द रिक्वायर्ड लाइन इज, और वो ये आ जाएगी। इसी तरह से द परपेंडिकुलर लाइन द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2, यस। अब इसका स्लोप देख लें तो वो क्या है, 1/2 है। तो उस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप, यस, उसको भी m कह लें, और वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय द स्लोप, और उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वो -2 होना चाहिए। सो वो लाइन क्या हो जाएगी, ओरिजिन से पास कर रही है और उसका स्लोप -2 है, तो एक्चुअली वो लाइन ये होगी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि आपने ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें, ओके, एंड 3x को भी इधर शिफ्ट कर लें, तो 3x + 2 = 0। यस, ये इक्वेशन बन जाएगी दूसरी फॉर्म में। आपने इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख ले, और इसको भी अगर इधर शिफ्ट कर लें तो ये 2x + y = 0। सो अब इसके साथ बीच में लिख लेंगे और एंड और।
नाउ द जॉइंट इक्वेशन इज, और वो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे 3x प्लस 2y को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 0। ये जो आपने लाइंस फाइंड किए हैं, ये उन लाइंस को मल्टीप्लाई करने से आपको जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ देख ले तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, एंड जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा सो प्लस 5xy एंड प्लस 2y square equal to 0. Yes, this is the required joint equation which represents pair of lines that are perpendicular to these lines. Okay, so आप इस तरह से इसको simplify करके solve कर सकते हैं। Okay, so yes, ये हमने second equation consider कर लिए। इसे मैं factorization से solve करता हूँ, different method हम देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से आपने टर्म रेट मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। सो इसका कोफिशिएंट 1 है, आप इसे इस टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो यस आंसर 60 बन जाए। अब 60 के फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर चूज करें जिसे ऐड करें तो आंसर 79। सो 60 को देख लें तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 60, तो माइनस 1 इंटू माइनस 60। ऑब्वियसली ये तो नहीं होंगे फैक्टर। इसी तरह से 10 इंटू 6 माइनस 10 इंटू माइनस 6, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर्स भी नहीं होंगे। बट अगर आप देखें तो 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 अगर आप करें तो उससे 17 बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे। सो आप इसके साथ बेशक 5 लिख लें और इसके साथ 12 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको किसी भी तरह से रीअरेंज करके लिख सकते हैं। और इस केस में देखें हमने क्या किया है, इसमें टर्म को ब्रेक करके लिखा। अब फर्स्ट टू में से x कॉमन है, सो x कॉमन ले लें, सो x प्लस 5y आ जाएगा। और इधर देखें तो आपके पास 12 एंड y कॉमन है, तो इधर से भी आपके पास x एंड प्लस 5y आ जाएगा। ये x प्लस 5y फिर से कॉमन लिया जा सकता है, सो इसको कॉमन ले लें, सो x प्लस 5y, और फिर यहाँ से क्या बचेगा वो x आ जाएगा, और इधर से देखें तो वो एक्चुअली 12y आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ गई हैं जिनका एक्चुअली इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये पहली लाइन है, ओके, दिस इज लाइन 1, ओके। और दूसरी लाइन जो है वो आप लाइन 2 करके लिख सकते हैं, L2 x प्लस 12y इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्लोप फाइंड करें तो y का स्लोप आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5x। इसको रीअरेंज करके लिखा y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में हम लिखते हैं नॉर्मली। तो इसमें x के साथ जो होता है ये स्लोप होता है, और इसको भी अगर इसी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो y इक्वल टू -1 बाई 12x आप लिखेंगे। सो द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज, उसको m कह लें, और वो क्या होगी -1 डिवाइडेड बाय स्लोप -1 बाई 5। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये 5 आ जाएगा। सो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन इज y इक्वल टू 5x। आपके माइंड में आएगा कि साथ में c क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज वो लाइन भी गिवन है, ठीक है, ओरिजिन में से पास कर। तो इसी तरह से इसमें से आप स्लोप फाइंड करेंगे, तो लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो वो उसका स्लोप 12 आ जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 12x। सो अब आप ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इनको इस तरफ शिफ्ट कर लें। सो y माइनस 5x इक्वल टू 0, और इससे आ जाएगा y माइनस 12x इक्वल टू 0। सो अब ज्वाइंट इक्वेशन फॉर ज्वाइंट इक्वेशन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो y माइनस 5x इंटू y माइनस 12x इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर, और इसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो -5xy, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो -12xy, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 60x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यस, अब आपके पास 60x स्क्वायर एंड माइनस 17xy एंड प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इस तरह की आपके पास इक्वेशन है। तो अब आप बाकी इक्वेशंस का भी
इसी तरह से जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का आंसर मैं चाहूंगा कि आप हमें कमेंट्स में शेयर करें। इस तरह से ये बहुत इजी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्चुअली एप्लीकेशंस हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की, पर्टिकुलरली जो लाइंस का टॉपिक हमने डिस्कस किया और ट्रायंगल का टॉपिक डिस्कस किया, तो उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।